हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के साइंस का चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोसलेंस के एक एक टर्म को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो फिगर में ना कि ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, पेनक्रियास, ओवरी। तो ये ग्लैंड होता क्या है? बेसिकली ग्लैंड ऐसी जो ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, और जो ग्लैंड है ये रिलीज करता है हार्मोन्स को। हार्मोन्स सुने हो ना, हार्मोन्स की वजह से ये हमारे दाढ़ी के बाल आते हैं। तो ये हार्मोन्स को रिलीज करता है, इंजाइम को रिलीज करता है। इंजाइम क्या करता है? खाने को पचाने में काम करता है। इसको मैं अभी डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा, हार्मोन्स और इंजाइम को। अभी देखो ग्लैंड के बारे में। देखो ग्लैंड जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, यह हार्मोन जनरेट करता है, इंजाइम जनरेट करता है। दूध जो माँ की ब्रेस्ट से, मदर के ब्रेस्ट से जो दूध निकलता है, ये भी कौन जनरेट करता है? ग्लैंड से ही निकलता है। जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, ये भी ग्लैंड से निकलता है। मुंह से लार निकलता है ना, सलाइवा, ये भी ग्लैंड करता है। जो हमारे फेस पे ऑयली चिपचिपा टाइप का हो जाता है, ये भी ग्लैंड करता है। ग्लैंड को हम लोग अच्छे से देख लें। ग्लैंड जो है हमारे बॉडी का पार्ट होता है, जिससे आप देखो कि हार्मोन, इंजाइम, स्वेट, मिल्क ये सब निकलता है। ग्लैंड बेसिकली जो है 3 तरह का होता है। आपका होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, फिर होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। देखो एक एक करके देखो। इंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं, ये डक्टलेस होते हैं। डक्ट मतलब पाइप होता है। डक्ट मीन्स क्या होता है? पाइप होता है। तो ऐसे ग्लैंड जिसमें पाइप ना हो उसे क्या बोलेंगे? इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होगा? ये डक्ट वाले होंगे। जिसमें पाइप हो उसे क्या बोलेंगे? जिसमें पोर्ट्स हो, होल टाइप का, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। और मिक्स ग्लैंड में क्या होता है? मिक्स ग्लैंड में आपका एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होते हैं। मतलब इसमें डक्ट भी होता है और डक्ट लेस भी होता है। मतलब ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, इनमें दोनों कैरेक्टर होते हैं। देखो हम इसको और अच्छे से देखते हैं। देखेंगे हम इसमें कि देखिए आपके बुक में तो बेसिकली दिया है इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, लेकिन हम इसको अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझ लो एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो है हमारे जो बॉडी है, बॉडी के कैविटी में पाया जाता है, जहाँ गैप होता है, या फिर हमारे बॉडी के आउटसाइड में पाया जाता है, शरीर के बाहर। जैसे आप देखते हो ना कि जो एक स्वीट ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड होता है जो कि हमारे शरीर में पसीना निकलता है, उसको रिस्पॉन्सिबल। पसीना कहाँ निकलता है? हमारे हाथ में निकलता है ना, हाथ के आउटर सरफेस पे। तो पसीना निकलता है, तो पसीना निकालने का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? एक्सोक्राइन। और हल्का फुल्का पोर्स टाइप का होता है, वहीं से आपका पसीना निकलता है। तो ये आपका डक्ट वाला होता है एक्सोक्राइन। आपका जो भी फेस पे जो पिंपल्स निकलते हैं, तो आप देखते हो ना कि ऑयली टाइप का आपका फेस हो जाता है। ऑयली टाइप का आपका फेस हो जाता है, तो वो भी आपके किसके वजह से होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के वजह से होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड में देखो, यहां से हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। और हार्मोन्स जो है आपका डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होते हैं। देखो यही मेन अंतर है। ये आपके शरीर के बाहर होते हैं, चाहे आपके कैविटी, ब्लड बॉडी के कैविटी में पाए जाते हैं, और ये आपके ब्लड में डायरेक्टली मिक्स होते हैं। और ब्लड में मिक्स होने के बाद ये टारगेट साइट पे जाते हैं और वहां पे काम करते हैं। जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, फिगर में आप देखो, यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपका दिमाग में होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या सेक्रेट करता है? जो सेक्रेट करता है उसके वजह से हमारी ग्रोथ होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के वजह से ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ग्रोथ को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पाइप नहीं होता है, इसे ब्लड में डायरेक्टली मिक्स होता है। अब देखो यहाँ पे तीसरा ग्लैंड है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, दोनों प्रॉपर्टी हो। और जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इसमें पैनक्रियाज। क्या देख सकते हैं? पैनक्रियाज। फिगर में देखो पैनक्रियाज कहाँ है? पैनक्रियाज आपका यहाँ पे है ना, तो पैनक्रियाज आप इसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे जो पैनक्रियाज है, इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होते हैं। जैसे
पेनक्रियाज जो है आपका डाइजेस्टिव इंजाइम सेक्रेट करता है, जिससे हमारा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, एक्सोक्राइन की। किसकी, एक्सोक्राइन। उसमें पाइप होता है, डक्ट होता है, इसके थ्रू सेक्रेट होता है। जबकि आपका पेनक्रियाज जो है इंसुलिन को भी सेक्रेट करता है। इंसुलिन क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रॉपर्टी होती है, उसमें पाइप नहीं होती है, ब्लड से के द्वारा मिक्स होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये पेनक्रियाज है ये आपका मिक्स ग्लैंड है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों भी है। इसमें जो है इंडोक्राइन एक्सोक्राइन के वजह से यहाँ पे इंसुलिन जो शुगर लेवल मेंटेन करता है ना, वो कौन करता है, पेनक्रियाज ही करता है, वो आपका इंडोक्राइन है। जबकि एक्सोक्राइन के वजह से ये आपका इंजाइम जनरेट करता है, इंजाइम के वजह से आपका खाना जो डाइजेस्ट होता है उसका काम करता है। आगे देखिए, इसमें इसके बारे में तो बता दिया। इसमें ग्लैंड का नाम भी आप नोट कर सकते हो, जैसे इंडोक्राइन में बहुत सारे हैं आपके, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड आप इसमें मेन लिख सकते हो। एक्सोक्राइन में आपका क्या लिखे हो, स्वेट ग्लैंड लिख दिए। मिक्स्ड ग्लैंड में आप क्या कर दिए, पेनक्रियाज लिख दिए। क्या कर दिए, पेनक्रियाज लिख दीजिए। आगे देखिए, इसमें इंडोक्राइन सिस्टम में आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे पीनियल ग्लैंड हो गए, हाइपोथैलेमस हो गए, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये सब वगैरह वगैरह होता है। आगे देखो, इसमें जब हम इसमें आगे देखेंगे कि हार्मोन्स और इंजाइम, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़े हैं कि ग्लैंड जो है हार्मोन्स भी सेक्रेट करते हैं और इंजाइम भी सेक्रेट करते हैं। तो ये बेसिकली होते क्या है, इसको हम देखते हैं। जो हार्मोन्स जो है ये सेक्रेट करता है इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड जब सेक्रेट करता है तो डायरेक्टली ये ब्लड में मिक्स होता है। कहाँ मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है किसको, ग्रोथ को। रेगुलेट, LAT होगा, ये ग्रोथ को जो है कंट्रोल करता है। और जो हमारा रिप्रोडक्शन साइट है, रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर में बेसिकली रिप्रोडक्शन का ही है ना, कैसे आपका जो सेक्स ऑर्गन जो है डेवलप होता है। तो हार्मोन्स जो है ग्रोथ को रेगुलेट करता है और रिप्रोडक्शन साइट को भी डेवलप करता है। जबकि इंजाइम आप देखोगे ये बॉडी में रिएक्शन को तेज करता है और इसका काम एक ही होता है, डाइजेशन करना। जैसे खाने को पचाने में काम करता है, रेस्पिरेशन में काम करता है। जैसे मुंह से सेलाइवा, लार निकलता है ना, तो वहाँ पे इंजाइम होता है। जैसे वहाँ पे इंजाइम होता है, एमाइलेज होता है। ये सीनियर क्लास में आओगे तो पढ़ोगे कि एमाइलेज होता है, वो आपका स्टार्च को तोड़ता है। फिर जो खाना खाते हो तो प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन भी आपका डायरेक्ट पचता नहीं है, वहाँ पे भी डाइजेस्टिव इंजाइम आती है। जैसे हमारे पेट में निकलता है पेप्सिन, उसको तोड़ता है। जो आपका फैट होता है, फैट को भी लाइपेज तोड़ता है। तो जो ये तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, जो डाइजेस्ट करने वाला काम कर रहे हैं, ये जो ये इंजाइम है, तो ये इंजाइम जो है ये क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। क्या करता है, डाइजेशन को, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो इंजाइम और हार्मोन्स में आप अंतर देख लिए होंगे। इंजाइम बेसिकली आपका डाइजेस्ट करने का काम करता है। कुछ इंजाइम के नाम लिखा हूं, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, जो कि आपका सेलाइवा, प्रोटीन और स्टार्च को तोड़ने का काम करते हैं। सेलाइवा में आपका क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च प्रोटीन और फैट को तोड़ने में काम करते हैं। जबकि हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और टारगेट साइट पे जाके काम करते हैं। जैसे हमारा दाढ़ी का बाल निकल रहा है तो आपके दाढ़ी फेस पे आ जाएंगे और वहाँ पे काम करने लगेंगे। आपका जो फीमेल का आप देखोगे कि ओवरी से एग निकलने वाला काम, तो इसको डेवलप करने का काम, ब्रेस्ट का डेवलप करने का काम, मेल में टेस्टिस डेवलप करने का काम, ये सब आपका काम हार्मोन्स करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, देखिए इंडोक्राइन को हम अगर अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आपके बुक में यही दिया है, इंडोक्राइन आपका हार्मोन सेक्रेट करता है और ये जाके आर्गन पे काम करता है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो कुछ नाम दिए हैं, देखो सर के पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ करता है इंडोक्राइन ग्लैंड का। फिर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलता है। अगर ये अच्छे अमाउंट में निकलेगा नहीं तो आपको घेंघा, ग्वाइटर बीमारी हो सकती है। फिर देखो यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड जो है हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी के लिए, जैसे बीमारी से लड़ने में काम करता है। फिर आप देखो पेनक्रियाज भी पढ़ा था ना, मिक्स ग्लैंड है। यहाँ पे इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होते हैं इसमें।
ये हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जिसको शुगर हो जाता है ना, तो उसको पेनक्रियास ग्लैंड जो है इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे सेक्रेट होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे शुगर वाले को प्रॉब्लम करता है। आप देखते हो ना कि जिसका शुगर लो हो जाता है, इंसुलिन की टेबलेट या इंजेक्शन दिया जाता है। मेल में आपका टेस्टिस होता है, जो आपका टेस्टिस होता है वहां से स्पर्म जनरेट होता है। वहां पे हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। फीमेल के ओवरी में हार्मोन होता है ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है। नेक्स्ट आप इसमें देखोगे, अब आपका चैप्टर में आएगा एडोसेलेंस और प्यूबर्टी। एडोसेलेंस और प्यूबर्टी किसे बोलते हैं, इसको हमको देखना होगा। तो दोनों कोरिलेट हैं, लेकिन हल्का फुल्का अंतर है। देखो क्या है, प्यूबर्टी जो होता है उसे बोलते हैं जब इंसान बॉय या गर्ल सेक्सुअली सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, उसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। या फिर बोल सकते हो कि उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाए, कैपेबिलिटी आ जाए, बिलिटी आ जाए, किस चीज़ की? रिप्रोडक्शन करने की, बच्चा पैदा करने की अगर कैपेबिलिटी आ जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी। क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी। वही एडोसेलेंस किसे बोलते हैं? एडोसेलेंस। एडोसेलेंस जो होता है उसमें होता है कि जब बच्चा जो है चाइल्डहुड, जो उसके अंदर जो बचपना है उससे वो ट्रांसफर होता है एडल्टहुड में। जैसे अब वो थोड़ा सा समझदार होने लगा, बच्चा जो है समझदार होने लगा, उसको अच्छे बुरे की खबर आने लगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडोसेलेंस। जैसे उसके अंदर बचपना खत्म हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडोसेलेंस। जैसे प्यूबर्टी हम देखते हैं कि बेसिकली जो गर्ल है पहले जल्दी उनके अंदर जो जवानी का लक्षण होता है ना, जो मदर बनने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे उनका ब्रेस्ट डेवलप होना, ओवरी से एग निकलना, वो पहले होता है। जैसे 10 से 14 साल के एज में गर्ल के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो डेवलप होना चालू होते हैं, जबकि बॉयज़ में आप देखोगे कि थोड़ा सा बाद, 2 साल बाद, 12 से 16 साल के बीच में होता है। ये ईयर जो है 1-2 साल वेरी करता रहता है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखोगे कि बचपना से एडल्ट में चेंज होगा, तो नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे प्यूबर्टी वाली एज भी काउंट होगी, और प्यूबर्टी के साथ साथ उसकी जो है फिजिकल, वो फिजिकली भी स्ट्रांग होगा, मेंटली भी स्ट्रांग होगा, और मेंटल ग्रोथ भी होगा, और उसका इमोशनल ग्रोथ भी होगा, उसकी भावनाएं भी डेवलप होंगे। तो दोनों में आप देखोगे मेन अंतर क्या है। प्यूबर्टी जो होता है, प्यूबर्टी में आपके 6 ऑर्गन डेवलप होते हैं। जैसे बॉय के शरीर से स्पर्म निकलता है, फीमेल के शरीर से एग निकलता है। एडोसेलेंस क्या होता है? एडोसेलेंस जब लड़का बचपन से, जो बचपना है उसके अंदर, उसके बाद वो जो जवान होता है उसके पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एडोसेलेंस बोलते हैं। ये आपका लगभग लगभग 10 साल से 19 साल के बीच में चलता है। तो एडोसेलेंस में आप देखोगे कि ये प्यूबर्टी वाला भी काउंट होता है। नेक्स्ट आप इसमें देखोगे, नेक्स्ट है इसमें कि क्या होता है प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में आप देखोगे कि अगर गर्ल है तो उसके ब्रेस्ट डेवलप होने चालू होते हैं, बॉय है तो उसके चेस्ट डेवलप होना चालू होंगे। बॉय प्यूबर्टी के एज में अब देखोगे धीरे धीरे जो है दाढ़ी के बाल आने चालू होने लगेंगे, मूंछ के बाल आएंगे, अंडर आर्म्स आपके हेयर आने चालू होंगे। इंक्रीज ऑफ हाइट, आप देखोगे कि लड़कियों में भी अचानक से हाइट बढ़ना चालू होता है प्यूबर्टी के एज में, एडोसेलेंस पीरियड के टाइम में, और लड़कों में भी अचानक से एज जो है, एज का हाइट जो है, हाइट जो है इंक्रीज होना चालू होता है। बॉडी के शेप में भी अंतर देखोगे, जैसे लड़का लड़की पहले पतले होते हैं, अचानक से गर्ल्स के ब्रेस्ट डेवलप होना चालू होता है, और गर्ल्स का जो वेस्ट कमर है वो चौड़ी होना चालू होता है, और उनके मेंसुरेशन साइकिल, जो पीरियड वाले टर्म है, वो चालू होने लगते हैं, क्योंकि वहां पे ओवरी से एग निकलना, रिलीज होना चालू होता है। जबकि बॉयज के केस में चेस्ट जो है वो चौड़ा होता है, और हेयर, दाढ़ी, बाल, मूछ और अंडर आर्म्स हेयर भी इसमें चालू होते हैं। यहाँ तो बॉडी के बारे में बात हो रहा है ना, तो चेस्ट डेवलप होंगे, मसल स्ट्रांग होंगे, और गर्ल्स में ब्रेस्ट और कमर, वेस्ट के साइज भी चौड़ी होती है। बॉडी के हेयर देखोगे प्यूबर्टी के निशान में,
तो चेस्ट पे बाल आ जाता है बॉयज़ के, दाढ़ी मूछ निकलने चालू हो जाती हैं, फिर आपका अंडर आर्म्स नीचे आपका हेयर आता है, आपके जो सेक्स ऑर्गन है वहाँ पे हेयर जनरेट चालू हो जाता है, गर्ल्स में भी अंडर आर्म्स हेयर आते हैं और सेक्स ऑर्गन के पास भी हेयर जो है जनरेट होना चालू होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में। वॉइस चेंज आप देखोगे, आवाज़ जो है बदलना चालू होता है। फ़ोन पे अगर किसी से बात करोगे ना तो फ़ोन करता है तो पता चल जाता है ना कि छोटा बच्चा बात कर रहा है। अब वहाँ से उसकी बात एडल्ट में अब पता चल जाता है कि अब थोड़ा सा लड़का जो है जवान हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि जो हमारे बॉडी में वॉइस बॉक्स होती है, वॉइस बॉक्स या फिर आप इसे बोलते हो लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है ये डेवलप होना चालू होता है, या फिर इसे एडम एप्पल भी बोलते हो। लड़कों में देखते हो ये बाहर निकल जाता है ना, इसे हम बोलते हैं एडम एप्पल। तो ये डेवलप होना चालू होता है तो लड़कों की आवाज़ थोड़ी लाउड होने लगती है, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सुरीली होने लगती है। तो ये भी आपका एडोसलेंस में ही देखा जाता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेक्रेट ग्लैंड, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेक्रेटिंग ग्लैंड में आपका होता है कि आपके शरीर से जो स्वेट वाले ग्लैंड है, स्टार्टिंग में पढ़े हो ना कि इंडोक्राइन ग्लैंड से ही स्वेट निकलना चालू होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, तो जो आपके स्वेट ग्लैंड होते हैं जहां से आपका शरीर में पसीना निकलता है, ऑयल निकलता है, ये चालू होता है। इसके वजह से क्या होगा ना कि अब चेहरे पे पिंपल्स निकलना चालू होंगे, पिंपल्स, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लैंड होते हैं ये आपका ऑयल, इस ग्लैंड से ऑयल निकलना, फिर स्वेट पसीना निकलना चालू होता है। तो आपका ये बहुत ज़्यादा ऑयली होने के वजह से डस्ट यहाँ पे रिएक्ट करता है और यहाँ पे आप देखोगे कि चेहरे पे पिंपल्स निकलना भी चालू होते हैं ऑयली स्किन होने के वजह से। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें कि सेक्स ऑर्गन भी डेवलप होते हैं मेल में। सेक्स ऑर्गन मतलब क्या? मेल का पेनिस जो है वो टाइट होना चालू होता है, फिर आपका इसमें से स्पर्म निकलना चालू होता है, स्पर्म बनना चालू होता है, स्पर्म निकलना चालू होता है। गर्ल्स है, गर्ल्स का दो, जैसे ओवरी दो होते हैं ना, एक बार यहाँ से एक एग निकलेगा, एक बार यहाँ से अगले महीने यहाँ से एग निकलेगा। उनके ब्रेस्ट भी डेवलप होने चालू होते हैं। रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल, देखो मैं स्टार्टिंग में बताया था ना इसमें कि जो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं उनकी मेंटल स्थिति अच्छे होने लगती है, वो सोचना अच्छे लगते हैं, इमोशन उनके अंदर आ जाते हैं। और अपोजिट सेक्स के बारे में, जैसे जो बॉय है वो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होगा और गर्ल्स जो है वो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन भी आता है और उनके अंदर सोचने की क्षमता, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं और इमोशन भी उनके अंदर जनरेट होता है। इसमें अब आगे देखोगे, आगे है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या अंतर होता है इसको देखो लो पहले, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में। लेकिन हम इसको अच्छे से समझने के लिए प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी समझेंगे। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है जैसे बॉयज़ में आप देखोगे कि कैसे पता चलेगा कि लड़का जवान हो गया है, चाहे उसके अंदर सेक्स की कैपेसिटी आ गई है, तो उसका जो पेनिस होता है वहाँ से जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस जनरेट होना चालू हो जाएगा और टेस्टिस से स्पर्म निकलना, आपका स्पर्म बनना जो है आपका चालू हो जाता है। वही गर्ल है, गर्ल के केस में जो ओवरी है, ओवरी डेवलप होना चालू होता है और ओवरी से एग निकलना चालू होता है। देखो बॉयज के केस में क्या होता है, बॉयज के केस में जो उसका टेस्टिस है वहां से स्पर्म निकलता है, स्पर्म की स्पेलिंग SPERM होता है, और गर्ल्स के ओवरी से एग निकलना चालू होता है। ये आपका हो गया कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। लेकिन अब यहां पे दिया है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होते हैं जो कि बाहर से, ये तो मान लो कि शरीर के अंदर पता चला ना, बॉय को अंदर पता चलेगा कि स्पर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, गर्ल्स के पीरियड आ रहे हैं तो पता चलेगा कि एग रिलीज हो रहे हैं कि नहीं रिलीज हो रहे हैं। बाहर से कोई किसी को देख के कैसे बता सकता है कि ये प्यूबर्टी के एज में जा रहा है, वही आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। इसमें जो है एक्सटर्नल फीचर होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स के थ्रू हम जानते हैं कि वो बॉय जो है प्यूबर्टी के एज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो एक्सटर्नल फीचर्स में लड़के के दाढ़ी और मूंछ आने चालू होते हैं, उसकी आवाज जो है डीप होनी चालू होती है, आवाज थोड़ा भारी होना चालू होता है, उसके बॉडी में मसल्स, जो मसल होते हैं वो स्ट्रांग होता है। पहले छोटे बच्चे में देखते हो ना लुजुर पुजुर टाइप का मसल होता है, लेकिन बाद में आपका जो प्यूबर्टी के एज में आता है तो उसका मसल्स भी स्ट्रांग होता है।
उसका जो सेक्स ऑर्गन है वहाँ पे टेस्टिस में आपका जो है स्पर्म बनना चालू होता है, और हार्मोन्स जो होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बोलते हैं, उससे स्पर्म बनना चालू होता है। ये तो होता है मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल का आप देखोगे तो फीमेल के ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होना चालू होते हैं, कमर जो है चौड़ी होने चालू होती है, और हेयर आपके जो फीमेल के सेक्स पार्ट है वहाँ पे हेयर भी जनरेट चालू होते हैं, और जो उनके ओवरी होते हैं ओवरी से एग रिलीज होना भी चालू होता है। जो पीरियड्स में होता है, पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है तो ये सब भी वहाँ पे बनना चालू होता है ब्लीडिंग के थ्रू। गर्ल्स के पीरियड में जो ब्लीडिंग रिलीज होती है, तो ये आपका आप देखोगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है गर्ल्स के शरीर में। जो ये होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, चाहे आपका पीरियड्स का आना, ये गर्ल्स में जो हार्मोन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से होता है, और बॉयज में टेस्टोस्टेरोन से होता है। आगे देखेंगे इसमें हार्मोन्स का क्या रोल होता है प्यूबर्टी के टाइम में। तो बहुत होता है, जैसे कि ग्रोथ होना, फेशियल, जो अभी पढ़े हो ना सबका रिकैप है कि फेस पे बाल आना, आवाज़ डीप होना, फिर मसल्स स्ट्रांग होना, फिर आपका देखोगी कि जो पेनिस होता है वो सीधा खड़ा होना चालू हो जाता है, इजेकुएशन होता है उसमें से। गर्ल्स में आप देखोगे कि फैट के मास इंक्रीज होते हैं, थोड़ी सी उनके अंदर चर्बी आना चालू होता है, ब्रेस्ट चालू होता है, ब्रेस्ट बनना चालू हो जाते हैं, इनकी आवाज़ सुरीली होती हैं। पहली बार जब लड़कियों के पीरियड आते हैं तो उसे मेनार्क बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें चालू होते हैं। वेजाइना से डिस्चार्ज होना चालू होता है, आपके जो ब्लीडिंग होता है, खून निकलना चालू हो जाता है। देखो अब यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में यही मेन होता है। मेन आपका है मेंसुरेशन साइकिल और रिप्रोडक्शन फेज। देखो जो फीमेल की बॉडी जो है प्यूबर्टी में डेवलप होना चालू हो जाती है ताकि वो बेबी को बॉर्न कर सके। अब कैसे होता है, देखो जब बॉय और गर्ल दोनों अगर मैच्योर हो जाते हैं, और बॉय के शरीर से अगर स्पर्म निकलता है, उसके पेनिस से अगर स्पर्म निकल रहा है, और गर्ल के शरीर से एग निकल रहा है, उसके ओवरी से एग निकल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो सकता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से गर्ल्स ऐसे टॉयलेट करती हैं, यहीं पे बॉय का पेनिस जाता है, और ऊपर नीचे होने की वजह से यहाँ पे स्पर्म निकलता है। क्या निकलता है? स्पर्म। बॉय का जो स्पर्म है वो जाता है गर्ल्स के वेजाइना में, और स्पर्म में मैं पिछले चैप्टर में पढ़ाया था हेड होता है, बॉडी होता है, पीछे टेल होता है। तो ये ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करते हुए ये दोनों तरफ जाता है, इधर भी जाएगा। ये देखो ये बीच में सर्विक्स होता है, बॉयज का पेनिस यहाँ से आगे नहीं जा पाता है, सर्विक्स होती है, और ये इसे यूटेरस बोलते हैं। तो आपका जो स्पर्म है, बॉय का स्पर्म जो है या तो इधर जाएगा, इसे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोला जाता है इस ट्यूब को, तो या तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा। गर्ल्स में रूल ये होता है कि एक बार एक महीने में एक बार यहाँ से निकलेगा और अगली बार यहाँ से निकलेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से एग निकला है और स्पर्म यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ पे आपका फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं, फिर यहाँ पे आपका जाइगोट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट जो फॉर्म करेंगे, जाइगोट जब फॉर्म करते हैं फिर धीरे धीरे ये डेवलप होके आ जाते हैं यूटेरस में, इम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, फिर बेबी का साइज अच्छे से दिखने लगता है तो उसे फोएटस बोलते हैं, और बाहर वो निकल जाता है, सर्विक्स फैलता है और बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे हमको मेंसुरेशन साइकिल पढ़ना है। ये बेबी का फॉर्मेशन कब होगा? जब बॉय और गर्ल आपस में सेक्स करेंगे और स्पर्म और एग मिलेंगे। लेकिन ये बताओ जब बॉय और गर्ल की शादी हुई नहीं है, जब शादी हुई नहीं है तो सेक्स होगा नहीं, और सेक्स होगा नहीं तो गर्ल्स के शरीर के अंदर स्पर्म जाएगा ही नहीं। अब देखो उस केस में क्या होगा, स्पर्म तो सेक्स हुआ नहीं तो स्पर्म जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ से शरीर जो गर्ल है उसके शरीर से एग निकलना तो चालू होगा। मान लो कि एक महीने यहाँ से निकल रहा है, एक महीने यहाँ से निकल रहा है। मान लो यहाँ से एग निकला, ये हफ्ते दिन वेट करता है
कि अब स्पर्म आएगा तो मैं मिलूंगा और मैं यहाँ पे जाइगोट फॉर्म करूंगा। स्पर्म तो आता नहीं है क्योंकि सेक्स हुआ नहीं है। फिर ये आपका एग धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से आगे आने लगता है, फिर आगे आने लगता है। अब देखो यहाँ पे जो यूटेरस है ना, इसकी लाइनिंग मोटी होने लगती है। मोटी इसलिए होती है क्योंकि उसको पता है कि जब यहाँ पे जाइगोट इम्ब्रियो बन के आएगा, बेबी जब यहाँ पे रखना है, तो पीछे जो है मोटी लाइन चाहिए। मोटी लाइन रहेगा तो बेबी को चुभेगा नहीं और यहाँ पे बेबी को रहने में आसानी रहेगी। तो ये मोटी होने लगती है, इसमें खून आने लगता है, खून और ब्लड पानी आने लगता है, ये लेयर मोटी होने लगती है। लेकिन यहाँ सेक्स हुआ नहीं है तो एग ही बस आता है। एग यहाँ पे आता है, वेट करता है, स्पर्म का नहीं होता है। फिर यहाँ पे आता है, दो हफ्ते के बाद यहाँ पे आता है, आपका एग आएगा। यहाँ पे देखेगा कि जो ये लाइनिंग है वो मोटी है, सूजी हुई है और आपका ब्लड उसमें पूरा मिक्स है। लेकिन स्पर्म न आने की वजह से एग अब बाहर निकलना चालू होता है। तो जब एग जब बाहर निकलेगा तो ये जो मोटी लाइनिंग तैयार होती है ब्लड की, बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए, संभालने के लिए, अब इसका कोई काम नहीं होता है तो वो सड़ना गलना चालू करता है। और जो यहाँ पे मोटी लेयर हुई रहती है ब्लड की, ब्लड जो है टूटता है और धीरे धीरे लाइनिंग करके और शरीर गर्ल्स के वेजाइना के बाहर आता है। इसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। जब लड़की का पहला पीरियड आता है गर्ल्स के शरीर में, जब प्यूबर्टी के टाइम जो पहला पीरियड आता है उसे हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं? मेनार्क। और लड़की का जब लास्ट पीरियड, जब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं रहती कि वो बच्चा पैदा कर सके, तो उसे हम बोलते हैं मेनापॉज। क्या बोलते हैं? मेनापॉज। तो गर्ल्स में लगभग 45 टू 50 ईयर के एज में लास्ट पीरियड आता है, उसे हम मेनापॉज बोलते हैं, और पहले पीरियड को हम मेनार्क बोलते हैं। तो यही पीरियड होता है। पीरियड में यही लाइनिंग, खून की लाइनिंग बाहर निकल के आती है और वो ब्लड के रूप में बाहर आती है। फिर देखो नेक्स्ट है, इसमें देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि ये 28 दिन के बाद ये खून की तरह ये बाहर आना चालू होता है। जब खून ये बाहर निकलेगा तो ये इसको, लड़की को दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा। 1 से 5 दिन तक लगभग ये ब्लीडिंग होती है। फिर धीरे धीरे यूटेरस की लाइनिंग मोटी होती है। फिर वो कोशिश करता है कि स्पर्म आए, फिर स्पर्म आता नहीं है। फिर ये धीरे धीरे फिर मोटी होती है, फिर ये टूटना चालू होता है। हर 28 दिन के बाद लड़कियों के पीरियड आते हैं। इसी, या तो आप इसको पीरियड बोल सकते हैं या एमसी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या हिंदी में इसको महीना भी बोला जाता है। इसमें खून के तरफ बाहर निकलता है। इसमें गर्ल्स को बहुत ही पेन होता है, दर्द होता है हर 28 दिन पे। इंसेक्ट एंड फ्रॉग। दो फ्रॉग देख रहे हो, फ्रॉग के केस में अंडा ऐसा होता है, अचानक से इसकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज होता है, पता ही नहीं चलता है कि यही है वो। ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, अंडे से वो टेडपोल हो जाता है। फिर ये देखोगे ऐसा होता है, फिर फ्रॉग ये ऐसा हो जाता है। तो फ्रॉग के केस में या फिर इंसेक्ट में भी देखो, एक ऐसे एक पत्ती पे होता है, फिर ऐसे कैटरपिलर होता है, प्यूपा होता है, फिर यंग बटरफ्लाई। मतलब इनके शरीर में ड्रास्टिक चेंज होता है। तो ये ड्रास्टिक चेंज भी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? हार्मोन्स की वजह से होते हैं। जैसे एक फ्रॉग में हार्मोन्स पाया जाता है, थायरोक्सिन। क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, जिसके वजह से ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है। अब देखो, अभी पीछे पड़े हो ना, गर्ल्स में पीरियड आते हैं। जब पीरियड आएंगे तो ब्लीडिंग भी होगा, यहाँ से शरीर से ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग जब होगा तो इसको अच्छे से संभालना चाहिए। मतलब जब खून निकलेगा शरीर के अंदर से तो गर्ल्स को वीकनेस होगी ना, तो उनको हेल्थ केयर पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, समय से खाना चाहिए। यहाँ पे जो है प्रॉपर अमाउंट में क्लीनिनेस होना चाहिए। जैसे जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम उनको सैनिटरी पैड, क्लीन एकदम अच्छा सा, जैसे अक्षय कुमार एक पैडमैन मूवी बनाया है ना, तो अच्छा कपड़ा यूज करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। और उनको, बॉय और गर्ल दोनों को, जैसे बॉय के टेस्टिस के पास जो पसीना निकलना चालू होता है, तो पसीना निकलने की वजह से आपका जो है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, खाज खुजली दिनाई हो जाती है। तो वहाँ पे भी पाउडर लगाना चाहिए ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। और गर्ल्स के भी पास में, रिप्रोडक्टिव एरिया के पास में जो है पसीना निकलता है, तो वहाँ भी पाउडर और प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। और बेसिकली पीरियड्स के टाइम उनको ज़्यादा केयर करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब देखो, बॉय और गर्ल्स के बॉडी में ड्रास्टिक चेंज होता है। गर्ल्स में बेसिकली ब्लड निकलता है तो उनके एनर्जी बहुत ही कम होता है, तो उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स शरीर में चाहिए। जो आपका प्रोटीन बैलेंस डाइट जो होता है ना,
टीनेजर का प्रोटीन, फैट, विटामिन, हर एक चीज़ उनको प्रॉपर अमाउंट में चाहिए ताकि उनके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आयरन की भी मात्रा उनके शरीर में प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। देखो हाइजीन है, साफ सुथरा तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि पसीना निकलना चालू होता है, अंडर आर्म्स हेयर निकलने चालू होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, तो हमेशा साथ हाथ को साफ रखना चाहिए, ब्रश अच्छे से करना चाहिए, और गर्ल्स को पीरियड के टाइम सैनिटरी पैड्स यूज करना चाहिए, बॉयज़ को भी पाउडर का यूज करना चाहिए, और हमेशा दिन में एक बार नहाना चाहिए, कम से कम शावर लेना चाहिए, बालों को अच्छे से धुलना चाहिए, पसीना है तो फेस को धुल लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उनसे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। देखो हमें बीमारियों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमें प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करते रहो। एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी, और उसके लिए आप रनिंग का फैसिलिटी कर लो, दौड़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर दौड़ने की फैसिलिटी नहीं है तो आप पीटी कर लो, योगा कर लो, कोई भी एक्सरसाइज करो, आपका मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे। आप देखोगे यहाँ पे कि ड्रग्स को भी आपको छोड़ना चाहिए। जैसे आप कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं तो ड्रग्स लेने लगते हैं, तो ड्रग्स बहुत ही बेकार चीज़ होता है। शराब पीने लगते हो, ऐसे हीरोइन गांजा जो है पीने लगते हो, तो आपके बॉडी को वो कंट्रोल में नहीं रखता है, आप दूसरे दुनिया में जाते हो। आप टेंशन फ्री तो हो जाते हो लेकिन आपके बॉडी को बहुत ही साइड इफेक्ट करता है। आप संजू मूवी में संजय दत्त का इंसिडेंट देख सकते हो कि कैसे उसको बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है। जो ड्रग्स के चपेट में चले जाते हैं उनकी लाइफ ही स्पॉयल हो जाती है, उसमें उसके वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है क्योंकि ड्रग्स जो है, ड्रग्स की आदत बन जाती है, आप उसको लोगे नहीं तो उसके बिना रह नहीं पाओगे और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब देखो इसमें लास्ट टॉपिक है आपका एड्स, जो अगर आप अच्छे से देखो, एक समय के बाद आपके बॉय और गर्ल कन्फर्म में सेक्स करेंगे ही क्योंकि फीलिंग्स जनरेट होती है। बॉय के शरीर से स्पर्म निकलता है और गर्ल्स के शरीर से एग निकलते हैं, तो हमें सेफ सेक्स करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेफ सेक्स। जो अच्छे हो, जिनको आप जानते हो, अगर आपकी शादी हो गई तो उन्हीं से आपको सेक्स करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। वहाँ पे एक बीमारी होती है एड्स। क्या होती है, एड्स, और इसमें वायरस निकलता है HIV एड्स, HIV वायरस निकलता है। देखो कैसे होता है, अगर मान लो कोई एक लड़की है, मान लीजिए एक लड़की है, हाँ, और एक लड़का है, एक लड़की एक लड़का है, ये दोनों एडोसेलेंस हो गए हैं, इसके शरीर से स्पर्म निकल रहा है, इसके शरीर से एग निकल रहा है, इसका ब्रेस्ट वेस्ट डेवलप हो चुका है, इसका भी सोल्जर और इसका पेनिस डेवलप हो चुका है, इसके शरीर से एग निकल रहा है, सॉरी स्पर्म निकल रहा है बॉय के शरीर से, और ये गर्ल है। तो अगर मान लीजिए कि ये दोनों सेक्स कर रहे हैं, नेचर ने क्या बनाया कि एक बॉय और एक गर्ल सेक्स करेंगे तो गर्ल के अंदर बॉय का क्या जाएगा, स्पर्म जाएगा, और वहाँ पे फिर रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस होती है। लेकिन मान लो कि जो है बॉय कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इस समय देखते हो ना प्रोस्टिट्यूट हाउस होता है, प्रोस्टिट्यूट हाउस होता है, या फिर रन दिखाना बोल सकते हो। एक लड़कियां जो है कम से कम 10 लड़कों के साथ सेक्स करती हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है क्योंकि नेचर ने तो ये बनाया है कि एक गर्ल के अंदर एक ही बॉय का स्पर्म जाएगा। अगर मान लो कोई गर्ल है प्रोस्टिट्यूट हाउस में, वैश्या घर में गर्ल है, इससे एक दिन में 10 लड़के मिल रहे हैं, फिजिकली मिल रहे हैं, तो इसके शरीर के अंदर लगभग 10 तरह के स्पर्म जाएंगे, 10 टाइप के स्पर्म जाएंगे। जब सभी स्पर्म जाएंगे गर्ल के शरीर के, इसके वेजाइना के अंदर जाएंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट में वेजाइना के अंदर पेनिस के थ्रू जाएंगे, तो सभी 10 तरह के स्पर्म मिक्स होके हॉच पॉच हो जाएंगे और वहां पे एक वायरस निकलेगा। इस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस होता है, और इसी वायरस से बीमारी होती है एड्स। कौन सी होती है, एड्स। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसकी कोई भी आज तक वैक्सीन नहीं बना है, न भी कोई मेडिसिन बना है। अगर ये वायरस हो जाएगा तो आपको वीक कर देगा, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। इम्यून सिस्टम मतलब आपके खाने को पचाने की कैपेसिटी को वीक कर देगा, और आपको जो भी बीमारी होगी, खांसी होगी तो खांसते खांसते ही मर जाओगे, फीवर हो जाएगा तो फीवर से ही मर जाओगे, और आप बहुत ही लेजी फील करोगे, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, आपको हमेशा सोने का मन करेगा एड्स हो जाएगा। तो इस वजह से हमें हमेशा सेफ सेक्स करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आंटी है हाथ बुला के, हाथ मार के आपको बुला ली तो आप चले गए और सेक्स करने लगे अपने फीलिंग्स को शांत करने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बाय द वे मान लो कि आप जा रहे हो सेक्स कर रहे हो, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में जो है प्रोटेक्शन होता है,
प्रोटेक्शन, या फिर मेडिकल स्टोर पे प्रोटेक्शन मिल जाता है, या आप कॉन्डोम का यूज कर सकते हो। कॉन्डोम क्या करते हो, जो बॉयज हैं अपने पेनिस पे लगाते हैं, और जब सेक्स करेंगे तो स्पर्म जो है इस पेनिस, ये जो प्रोटेक्शन है कॉन्डोम है उसी में कलेक्ट हो जाता है और गर्ल के वेजाइना के अंदर गिरता नहीं है। सभी बीमारी कैसे हो रही थी, जब कई तरह के स्पर्म आपके वेजाइना में जा रहे थे तभी ना। तो जब स्पर्म वेजाइना में जाएगा ही नहीं तो बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि जब मान लो किसी गर्ल्स को एड्स हुआ है, अगर वो फिर दूसरे बॉय के साथ फिजिकल होगी तो वहाँ पे फिर उसको भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का और लड़की दोनों को एड्स हुआ है, एक गर्ल्स को एड्स हुआ है, ये इसके साथ फिजिकल हो रहा है, सेक्स कर रहा है, तो इस बॉय को भी एड्स हो जाएगा। फिर ये अपने वाइफ के साथ कर रहा है तो वाइफ को भी हो जाएगा, वाइफ किसी और के साथ अफेयर है उसके साथ करेगा तो उसको भी हो जाएगा। तो ऐसे ही बीमारी फैलती रहती है। इसका एकमात्र उपाय है कि आप प्रोटेक्शन का यूज करोगे तो इसके वजह से ये बीमारी नहीं होती है। देखिए ये था इस चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, कीप स्माइलिंग।